हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विद कंप्लीट नोट्स। मैं इसमें आज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ और साथ ही साथ ये जो है रिवीजन सीरीज़ चल रही हैं, ये पार्ट 2 है रिवीजन सीरीज़ का। और जो पार्ट फर्स्ट है उसमें मैंने जो बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट वाला जो चैप्टर है वो मैंने अपलोड कर रखा है और उसमें फ़र्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं। और अगर आपको ये जो चैप्टर्स जो हैं बिल्कुल डिटेल्ड में चाहिए तो आप मेरी पहली वीडियोस जो हैं वो भी आप देख सकते हैं, वो भी मेरी पहले से ही अपलोडेड हैं। बट यहाँ पर हम बिकॉज ऑफ रिवीजन कर रहे हैं तो ढंग से रिवीजन करनी है, डिटेल्ड भी है और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड में ज़रूर तक देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिनसे आप जो फ्योल के 14 जो प्रिंसिपल्स हैं आप हमेशा याद रखेंगे, अपनी पूरी लाइफ टाइम आपको याद रहेंगे। सो उस ट्रिक को भी देखिएगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसकी सबसे पहले जो मेन स्टार्टिंग है वो है उसकी डेफिनेशन से। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जिसकी वजह से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजरियल डिसीजंस को ले सकती है और बहुत आसानी से क्या कर सकती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सकती है और मैनेज कर सकती है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस मेकिंग एंड बिहेवियर दे गाइड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो है क्या करते हैं, जो भी मैनेजमेंट की जो भी प्रैक्टिस है उसको क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि मैनेजमेंट को कैसा होना चाहिए, अगर वो ऐसा होगा तो उसको इस तरह से बेनिफिट मिलेगा। ये सब कुछ कौन बताता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या है? तो पहला पॉइंट है कि इसका नेचर कैसा है। पहली बात है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यह यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, यानी ये कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर ये अप्लाई हो जाता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और स्मॉल है या लार्ज इंटरप्राइज है, किसी भी जगह पर आसानी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जनरल गाइडलाइंस। ये क्या है? एक तरीके से जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि हेल्प करती हैं किसमें, डिसीजन मेक करने में, और इनकी मदद से बहुत अच्छे से जो डिसीजंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लिए जा सकते हैं। तो ये जो है कोई रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं है या रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है जैसे जैसे वो चेंज होता रहता है, जैसे जैसे डायनामिक होता जा रहा है यानी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, वैसे वैसे ये जो गाइडलाइंस हैं वो उनको गाइड करती हैं कि आपने अब कैसे डिसीजंस लेने हैं। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। कोई भी सेम प्रिंसिपल एक ही जगह पर हर एक सिचुएशन पर मेनली अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज हर सिचुएशन जैसे जैसे डिफरेंट है वैसे वैसे प्रिंसिपल्स भी आपको चेंज फ्लेक्सिबल करने पड़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। उसके बाद है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो है प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, यानी जो भी हमने फ्योल के और टेलर्स वगैरह के जो प्रिंसिपल्स हैं आगे जो पढ़े हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो पढ़ेंगे उसमें क्या है वो उनकी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ही बेस्ड थे। यानी ये जो हैं एक तरीके से अपनाए हुए उनके एक्सपीरियंस से निकल कर आए हैं ये प्रिंसिपल्स, उसकी वजह से फॉर्म्ड हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, दे आर डेवलप्ड आफ्टर थ्रू रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर्स। जो भी मैनेजर्स हैं उनके एक्सपीरियंस की वजह से ये जो हैं डेवलप हुए हैं, इनकी रिसर्च हुई है। उसके बाद है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में क्या है, जैसे जैसे चेंजेस आते जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे जैसे सिचुएशंस की डिमांड हो रही है, अलग अलग सिचुएशंस हो रहे हैं, तो उस तरह से आप इनको अडेप्ट कर सकते हैं, अलग अलग से मॉडिफाई कर सकते हैं प्रिंसिपल्स में भी, बिकॉज दीज आर द मैनमेड प्रिंसिपल्स। ठीक है, विच कैन बी अडेप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय द प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स एज पर द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशंस। जैसे जैसे सिचुएशंस की डिमांड्स हैं, बिकॉज दे आर मैनमेड प्रिंसिपल्स। ये भी किन्ने बनाए हैं? मैनमेड ने ही बनाए हैं, कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है जैसे हमारे जो साइंस के प्रिंसिपल्स हम कह सकते हैं होते हैं। तो हमने ये पहले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल का मतलब है जो पर्सन्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनका रीज़न होता है और अलग अलग सोच होती है, अलग अलग नीड्स हैं उनकी, अलग अलग वांट्स हैं यानी डिमांड्स हैं, यानी वो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट है। तो उनकी जो सोच है वो भी डिफरेंट है, उनका जो बिहेवियर है वो भी डिफरेंट है।
तो हर एक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना कि यानी सारे ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करना कि वो काम कर सकें, तो ये प्रिंसिपल उसमें भी हेल्प करता है। तो जो प्रिंसिपल्स हैं एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, दे आर बिहेवियरल इन नेचर, यानी एक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, तो वो भी किसका एम होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या बोला गया है कि उनका जो कॉज है, यानी जैसे कोई भी प्रिंसिपल मैंने अगर अप्लाई करा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन पर, तो ये वो भी बताते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या है, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, सो डैट दे कैन बी यूज इन सिमिलर सिचुएशंस, कि वो सिमिलर सिचुएशंस में उनको यूज़ किया जा सके। ठीक है, उसके बाद है लास्ट वन इज़ कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट में क्या बोला गया है, इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो डिपेंड करती है अलग अलग सिचुएशंस के ऊपर, अलग अलग टाइम पर, यानी जिस टाइम पर जैसे सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि इसको एप्लीकेबल मतलब अप्लाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, तो पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मैनेजर्स को बताती है कि जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं उनको रियलिटी में कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो भी मैनेजर्स प्रिंसिपल्स जो हैं वो गाइड करती हैं मैनेजर्स को कि आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन कैसे ले सकते हैं, और ये क्या करती हैं, जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, राइट डिसीजन लेते हैं राइट टाइम पर बाय इम्प्रूविंग देयर नॉलेज, अपनी नॉलेज भी इम्प्रूव करते हैं, उनकी एबिलिटी जो है मैनेजर्स की वो भी इम्प्रूव होती है, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है कि वो बहुत सारे जो भी सिचुएशंस हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं उनको यूज़ कर सके। और ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये एक तरीके से क्या है, गाइडेंस हैं, यानी गाइड करती हैं मैनेजर्स को कि आपने कैसे डिसीजंस लेने हैं और किस तरह से आप उसको अच्छे से परफॉर्म करवा सकते हैं, एवरीथिंग। उसके बाद है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। ठीक है, अब जो हमारे मेनली क्या रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, इन सभी रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और हेल्प करता है कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बना सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि काम जो है बिल्कुल सीरीज वाइज यानी एक तरीके से बिल्कुल साइंटिफिक वे में, बहुत बढ़िया वे में हो, और कहीं भी कोई भी रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। फिर है साइंटिफिक डिसीजंस। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, डिसीजंस जो हैं मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के, वो रियलिस्टिक होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए और फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होने चाहिए। तो इसकी वजह से भी जो मैनेजमेंट है, वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं कि वो डिसीजन बहुत आसानी से ले सके, एक बैलेंस रखे डिसीजन के अंदर भी, और रियलिस्टिक डिसीजंस होने चाहिए। ऐसा नहीं हम कोई डिसीजन ऐसा ले रहे हैं जिसकी वजह से आप सोच तो लिया ये डिसीजन ले लेंगे लेकिन वो अचीवेबल ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट्स में जो भी चेंज आ रहा है उनके साथ भी जुड़ने को हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो एक अच्छी लीडरशिप और डायनामिक लीडरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने में क्या हो जाती हैं, सक्सेसफुल हो जाती हैं। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हेल्प करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सके, जो भी चेंजेस आए हैं उनको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सके। फिर है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं है, बट ऑल्सो गाइड्स मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट वो मैनेजर्स को भी गाइड करती है कि वो अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है इक्विटी एंड फेयर रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट, कि आपने इक्वल रहना है, चाहे कोई भी डिफरेंट रिलीजन कास्ट वगैरह का है, आपने डिसीजन इक्वली लेना है, उनको इक्वल ट्रीट करना है। फेयर रेम्यूनरेशन, ये नहीं कि अगर कोई बहुत नीच जाति का है तो आपने उसको बहुत कम पैसा देना है, उसको ढंग का रेम्यूनरेशन नहीं देना, ऐसा भी नहीं करना है। यानी हर जगह फेयर चीज़ होनी चाहिए, इक्वल सबको ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो ये भी हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि
मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि वो अच्छे से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परफॉर्म करे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के साथ साथ। उसके बाद है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करते हैं कि जो भी डिफरेंट एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, और जो मैनेजमेंट है वो ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन और रिसर्च वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं कि फ्यूचर के लिए जो आप डिसीजंस ले सकते हैं वो बहुत आसानी से ले सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या क्या भी इंक्लूड करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह के प्रिंसिपल्स भी इंक्लूड करते हैं कि ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करानी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को। अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में उनकी ही हेल्प होगी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज इन विच एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर शुड बी ट्रेन। जो पुराने मैनेजर्स हैं और जो नए मैनेजर्स हैं उनको ट्रेन करना चाहिए। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च, जो क्या है वो फ्यूचर रिसर्च के बेसिस पर भी काम कर सके। उसके बाद है हमारे पास फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं और आप लोग इनको कई बार भूल जाते हैं, कोई एक आध प्रिंसिपल ऐसा हो जाता है जो ध्यान नहीं आता, तो उसके लिए मैं ट्रिक भी बताने वाली हूँ। तो पहले हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो फर्स्ट वन इज़ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क यानी जो वर्क है उसको डिवाइड कर देना छोटे छोटे स्मॉल टास्क में। अब ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिनको अलग अलग डिफरेंट वर्क आता है। हर कोई हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि वो किसी ना किसी वर्क में परफेक्ट हो। अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट्स को अकाउंट्स ही पसंद हो। कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जिसे बिजनेस पसंद है, जिसे इकोनॉमिक्स पसंद है, जिसको फिजिकल एजुकेशन पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है। यानी हर एक अलग पर्सन की अलग एक सोच होती है और हर एक पर्सन अपनी अपनी फील्ड में अलग तरीके से स्पेशलिस्ट होता है। यानी कि उसको कोई अलग सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक सब्जेक्ट को ही प्रेफरेंस देता हो कि बहुत उसके सारे सब्जेक्ट ही फेवरेट है, ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तो जो पर्सन जिसमें ज़्यादा स्पेशलिस्ट है उसको क्या कर दिया जाता है, वो काम दे दिया जाता है, भैया तुम ये वाला काम करो। उससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और जब वो काम वो बार बार रिपीट करेगा, वो बार बार करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो उसी काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। ईच वर्क इज डन बाय अ ट्रेंड स्पेशलिस्ट। ट्रेंड स्पेशलिस्ट से डन कराया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एफिशिएंसी आती है, स्पेशलाइजेशन आती है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, रिडक्शन ऑफ नेसेसरी वेस्टेज एंड मूवमेंट्स। यानी जो नेसेसरी वेस्टेज अननेसेसरी वेस्टेज हैं उनका भी कम हो जाती है, यानी वो भी कम हो जाती है, वेस्टेज वगैरह भी कम हो जाएंगी, क्योंकि उसको सारा काम पता है और वो पहले से ही ट्रेंड है, तो वो बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को फाइनेंस का काम बहुत अच्छे से आता है तो वो फाइनेंस का काम बहुत अच्छे से कर लेगा, किसी को प्रोडक्शन का काम बहुत अच्छे से आता है तो वो प्रोडक्शन का बहुत अच्छे से कर लेगा, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज भी कम होगी। उसके बाद है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब हमने वर्क को डिवाइड कर दिया तो अब उनको क्या दे दी जानी चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, कि कोई भी पावर ले ले डिसीजन को लेने के लिए। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यानी जो भी ऑब्लिगेशंस हैं टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम, यानी उनके लिए एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो उस जॉब को बहुत आसानी से क्या कर सकें, टाइमली कंप्लीट कर सकें। सो अथॉरिटी क्या दे दी गई, उनको पावर दे दी गई कि आपने ये काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अब आप जो ये काम कर रहे हो इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे वो काम अच्छा हुआ है चाहे वो काम बुरा हुआ है। अगर अच्छा होगा तो उसको ही रिवॉर्ड दिया जाएगा, अगर ख़राब होगा तो उसी को पनिश किया जाएगा। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो अथॉरिटी है वो एक साथ ही दी जाती है कि अगर आपने किसी भी काम को उनको दिया है कि आपने काम दे दिया, डिवीजन ऑफ वर्क दे दिया, यानी काम का बंटवारा कर दिया, उसके बाद उनको अथॉरिटी दे दी कि आप इतने से ज़्यादा आप खर्च, फाइनेंस मिनिस्टर है मान लीजिए, फाइनेंस मैनेजर है, सॉरी मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मैनेजर जो है, आपने उसको कहा कि आप फाइनेंस का ध्यान रखेंगे, लेकिन आपने उसको अथॉरिटी दे दी कि आप 1 लाख तक का फाइनेंस अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं, अपनी तरफ से, यानी 1 लाख तक के फाइनेंस का डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा का अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो वो टॉप लेवल मैनेजर से बात करेंगे। तो वो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी गई। अगर वो पैसा डुबा देता है तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर वो तो पैसा अच्छे से यूज़ कर देता है तो उसको ही रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि सिमिलरली गिविंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी
मेक्स हिम एरोगेंट एंड देयर इज़ अ फियर ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। अगर आपने सिर्फ अथॉरिटी दे दी कि आप 1 लाख यूज़ कर लो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, अगर वो कहीं और गलत जगह यूज़ कर देता है तो वो क्या हो गया, यहाँ पर एक डर बना रहेगा कि कहीं वो गलत यूज़ ना कर दे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना ज़रूरी है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और अथॉरिटी नहीं दी है तो मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़। यानी वो फिर जो पर्सन है, जो भी एग्जीक्यूटिव है जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वो क्या होगा, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा उस काम को करने में। उसके बाद नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या बोला गया है, इट इज़ द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स टू द सबॉर्डिनेट्स। डिसिप्लिन जो है रिक्वायर्स, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बेटर डिसिप्लिन बना के रखना है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है कि हर जगह पे जो काम हो रहा है वो बिल्कुल ढंग से होए, कहीं पर भी कोई गलत तरीके से भी काम ना होए। और अगर कोई भी डिसिप्लिन नहीं रखता है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी शांति नहीं बनाए रखता है, तो उसको कहीं ना कहीं पेनल्टीज भरनी पड़ती हैं, उसको पनिश किया जाता है। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। यानी कोई भी एक पर्सन है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए कि वो एक ही सुपीरियर से एक टाइम पर ही ऑर्डर ले। अदरवाइज जो है क्या है, ये जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करेगा, साथ ही साथ डिस्टर्बेंसेस होंगी और ओवरलैपिंग हो जाएंगी एक्टिविटीज़ की, कि एक ही काम को वो बार बार कर रहा है। ठीक है, किसी एक पर्सन को 2 मैनेजर ने आके ऑर्डर दे दिया और वो उसको बोला कि अभी करना है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि पहले किसका काम करूँ। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए ये बोला गया कि यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक टाइम पर एक ही पर्सन उसको क्या कर सकता है, जो वर्कर है उसको एक ही पर्सन ही, एक ही मैनेजर ही या एक ही सुपीरियर हम कह सकते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स दे सकता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, each group of activities having the same objective must have one head and one plan। यानी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हम लोग कर रहे हैं, अगर देखो मान लीजिए किसी की 2 कंपनीज हैं या 2 बिजनेस है, ए और बी। ए वाला जो मैनेजर है वो बी में भी काम कर रहा है, ए वाला ए में भी कर रहा है, बी में भी कर रहा है, पूरा मैनेज कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मैनेजर को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जानी चाहिए, क्योंकि वो उसी में ढंग से सुपीरियर ढंग से काम करे ना। अगर वो दूसरे में भी करेगा तो वहाँ का तो काम हो ही नहीं पाएगा ढंग से, दोनों जगह पे वो पाँव रखेगा, वो वाली बात हो जाएगी, एक नाव में 2 पैर डालने वाली बात जो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर इन दोनों में से किसी भी एक भी प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाता है, अगर वहाँ पर मान लीजिए यूनिटी ऑफ कमांड में ये कह दिया गया कि एक वर्कर को 2 पर्सन ने ऑर्डर दे दिया, तो यहाँ पर वायलेशन हो गया इस प्रिंसिपल का। ऐसे ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक ही काम को, मतलब 2 काम को एक पर्सन कर रहा है, एक ही हेड, एक ही प्लान होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, ज़्यादा प्लान्स हो जाते हैं और एक हेड नहीं है, बहुत सारे हेड भी हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, इस प्रिंसिपल का वायलेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद है इनके डिफरेंस। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है। पहला है मीनिंग का, कि यहाँ पर तो हम जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक ही बॉस देगा और एक ही पर्सन को देगा। इट मीन्स दैट अ सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन बॉस ओनली। लेकिन यहाँ पर वन हैड वन प्लान होता है, एक ही कॉमन गोल के ऊपर ही एक पर्सन को ही काम करना चाहिए। फिर इसका स्कोप, ये जो प्रिंसिपल है रिलेट है फंक्शनिंग ऑफ पर्सनल के फंक्शन करने से जो है रिलेटेड है, और जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है वो किससे रिलेटेड है, फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट के फंक्शन से और ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन से। एज अ होल पूरा फंक्शन जो भी डिपार्टमेंट का है चाहे ऑर्गेनाइजेशन का है उससे रिलेटेड है। उसके बाद है पर्पस। इसका क्या पर्पस है, यूनिटी ऑफ कमांड का ये पर्पस है कि जो कन्फ्यूजन है वो अवॉइड की जा सके और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ढंग से फिक्सअप की जा सके, कि हमने अगर इसको ये काम दिया है तो इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी आसान हो जाएगा। जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है उसमें क्या है कि जो पर्पस है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का वो क्या है, इज़ टू डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को एक साथ ऑफ वन डिपार्टमेंट इन अचीविंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैट डिपार्टमेंट। यानी उसी डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकें, अचीव करने में सारे के सारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से एफर्ट्स लगा सकें। उसके बाद है रिजल्टेंट।
यहाँ पर जो यूनिटी ऑफ कमांड है इसकी वजह से क्या होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग होगी और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी बाय रिमूविंग कन्फ्यूजन रिमूव करके। उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेशन है विद इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड ओवरऑल बाय प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग नहीं होगी एक्टिविटीज़ की और अच्छे से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या कर पाएगा, कोऑर्डिनेट कर पाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट इज 6 सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट में क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है, सारे के सारे पर्सन्स जो हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं, उनका अलग अलग इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने का। किसी का कोई आगे बढ़ने का इंटरेस्ट होता है, किसी का सिर्फ पैसे कमाने, यानी हर एक पर्सन का अलग अलग इंटरेस्ट है। तो वो क्या करें, अपना खुद का इंटरेस्ट छोड़कर क्या करें, जनरल इंटरेस्ट पर काम करें, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कराने का काम करेंगे। तो उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपने आप ही अचीव हो जाएगा। जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है। उसके बाद है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ को फेयर रेम्यूनरेशन देनी चाहिए और अच्छे से रेम्यूनरेशन देनी चाहिए जिसकी वजह से वो बहुत इनकरेज हों और अच्छे से काम कर सकें। बट जो रेम्यूनरेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको कर सके, क्या कहते हैं, एक मतलब उठा सके, कि वो दे सके, पे करने की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की पे करने की कैपेसिटी ही नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की भी उतनी पे करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके बाद है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। टॉप लेवल पर फ्यू हैंड्स में ही हो अथॉरिटी और डिसीजन मेक करने की अथॉरिटी मेनली। फिर जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका मतलब है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ही सारी की सारी अथॉरिटी क्या कर दी जानी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जानी चाहिए। बोथ शुड बी बैलेंस्ड, दोनों बैलेंस्ड होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन भी और डिसेंट्रलाइजेशन भी। एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली सेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है स्केलर चेन। द फॉर्मल लाइन्स जो होती हैं अथॉरिटी बिटवीन द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट लिंक, हाईएस्ट रैंक से लेकर लोएस्ट रैंक तक जो भी फॉर्मल लाइंस चलती हैं कि हाँ जैसे ए पर्सन बी से बात करेगा, फिर बी सी से करेगा, इस तरह से जो भी फॉर्मल लाइंस चलती हैं, तो जो भी लाइंस चल रही हैं उन लाइंस ऑफ अथॉरिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर चेन कहते हैं। अगर दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड बट इन एमरजेंसी, अगर ये चेन को वायलेट नहीं करना है लेकिन एमरजेंसी है एम्प्लॉयज़ की, एट अ सेम लेवल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एक ए पर्सन है और एक डी पर्सन है, वो दोनों अगर सेम लेवल पर हैं तो वो क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं थ्रू, किसके थ्रू कर सकते हैं, गैंग प्लैंक के थ्रू, बाय इन्फॉर्मिंग देयर इमीडिएट सुपीरियर्स। पहले उनको क्या करना पड़ेगा, अपने जो ऊपर वाले सुपीरियर है उससे इमीडिएट बात करनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा कि मेरे को इससे डायरेक्ट बात करनी है। थ्रू गैंग प्लैंक वो बात कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है किसी काम को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड everything and everyone should be in its designated place। इसमें क्या है, जो भी पीपल्स हैं, जो भी मटेरियल हैं, वो क्या होने चाहिए, पर्टिकुलर प्लेस पर होने चाहिए और पर्टिकुलर टाइम पर भी होने चाहिए। यानी जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी एक राइट प्लेस होनी चाहिए, जो पर्सन्स हैं उनकी भी एक राइट प्लेस होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप किसी स्कूल वगैरह में जाते हैं एडमिशन लेने, तो एक प्रिंसिपल्स रूम, स्टाफ रूम, ये चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, रिसेप्शन अलग होता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें राइट अप्रोप्रिएट प्लेस पर होनी चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो टूल्स हैं वो भी एक ही प्लेस पर होने चाहिए कि अगर किसी पर्सन को चाहिए टूल्स तो वो वहाँ से जाके उठा सकता है आराम से। ठीक है। फिर है इक्विटी। इक्विटी में क्या है, जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम द ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हर एक डिस्क्रिमिनेशन से क्या हो, बिल्कुल फ्री हो, चाहे वो रिलीजन के ऊपर है डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो लैंग्वेज के ऊपर है, कास्ट के ऊपर है, सेक्स के ऊपर है। ठीक है। उसके बाद है कहीं से भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर एक पर्सन को इक्वली क्या करना है, ट्रीट करना है। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। कोई भी एक नया पर्सन आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसको एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए कि वो अपनी एफिशिएंसी दिखा सके। तो
इससे क्या होता है, दोनों का बेनिफिट होता है। जो एम्प्लॉय होता है, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होता है वो भी अपनी एफिशिएंसी दिखा सकता है, उसको ये राइट मिल जाता है, ये एडवांटेज मिल जाता है। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन को भी एडवांटेज मिल जाता है, अगर वो टाइम देती है तो उसको इतना बड़ा जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस और सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस, एक लेंथी प्रोसेस फॉलो दोबारा नहीं करना पड़ता, उसमें भी उनकी कॉस्ट बच जाती है। तो इससे दोनों को फ़ायदा होता है। उसके बाद है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvement. Initiative means taking the first step with self motivation. It is thinking out and executing the plan. इनिशिएटिव का मतलब होता है कि वर्कर्स को सेल्फ मोटिवेशन देनी चाहिए, यानी उनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए कि आप भी डिसीजन ले सकते हैं और प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है स्पिरिट द कॉर्प्स, यानी जो मैनेजमेंट है उन शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, उसको एक टीम स्पिरिट बनानी चाहिए, यूनिटी और हार्मनी रखनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, जो मैनेजमेंट है वो शुड प्रमोट अ टीम वर्क को प्रमोट कर सकता है। फिर है यहाँ पर की पॉइंट, एक्रोनियम ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक एक्रोनियम है ओ सेड्यूस्ड रशिया। आपने क्या ध्यान रखना है, ओ सेड्यूस्ड रशिया। अब इससे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत आसानी से याद रहेंगे, यही ट्रिक है। तो ओ सेड्यूस्ड रशिया में ओ से हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर, एस से स्केलर चेन, ई से इक्विटी, डी से डिसिप्लिन, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ई से स्पिरिट द कॉर्प्स, डी से डिवीजन ऑफ वर्क, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, आर से यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एस से फिर से है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, आई से इनिशिएटिव एंड ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इससे 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपको याद रहेंगे, एक आध भी आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। इस की पॉइंट को बहुत अच्छे से रिमेंबर करके रखिएगा, आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे से काम आने वाला है ये। उसके बाद है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट्स क्या हैं, ये जो है टेलर ने प्रोवाइड किए थे। तो पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी अब आपने कैसी एक्टिविटीज़ को यूज़ करना है, साइंस को यूज़ करना है, अब हाथों के काम नहीं चलेंगे, यानी साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना है, पुराने मेथड्स की अप्रोच को बाय बाय कहना है। ठीक है। तो देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच एंड हिट और मिस मेथड। इन सबको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, उसकी जगह कौन सा मेथड यूज़ करना है, साइंटिफिक मेथड। जिससे क्या होगा, नई नई जो टेक्निक्स हैं उससे आपका काम जो है बहुत जल्दी से हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा और सिंपल भी हो जाएगा। फिर है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इट इम्प्लाइज डैट, इसका मतलब क्या है कि मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए काम में। ठीक है। जो वर्कर्स हैं उनको भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस को वर्कर्स के बारे में सोचना चाहिए, और हार्मनी के साथ काम करना है, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं रखने हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। फिर नेक्स्ट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या है, ये जो है एक तरीके से क्या है, एक्सटेंशन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। अब इस बार के जो एग्जाम्स हैं उसमें एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो इस तरह से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मनी और नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन क्या है, तो आप बता सकते हैं कॉपरेशन एट नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो आपने कॉपरेट रखना है इंडिविजुअल, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं और जो वर्कर्स हैं जब वो काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे। तो उनको कोई भी जो वर्कर्स हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आपने कोई स्ट्राइक पर नहीं जाना है, चाहे वो मैनेजमेंट है चाहे वो वर्कर्स हैं, उनको अपनी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है और ढंग से काम करना है, कॉपरेट करके काम करना है। उसके बाद लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी हर एक पर्सन की डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। इट एम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ competencies of all persons of an organization after their scientific selection and assigning work situated to their temperament and abilities. This will increase the productivity by utilizing the skills of the workers to the fullest possible extent. इसका मतलब है कि हर एक पर्सन को उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है बाय प्रोवाइडिंग देयर
हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, सिलेक्शन के बाद उनको ढंग से वर्क असाइन कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी जानने के लिए उनको टाइम दे सकते हैं। ये सब कुछ ही यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या टेक्निक्स हैं? पहले पे है फैक्ट्री मैनेजर, उसके बाद है प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में 4 पॉइंट आते हैं: इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। उसके बाद प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्शन, और सब कहाँ से जुड़े हुए हैं? वर्कर्स से जुड़े हुए हैं, वर्कमैन से, ठीक है। उसके बाद है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप का क्या मतलब है कि ये जो टेक्निक है, फंक्शनल फॉरमैनशिप एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों काम क्या हैं? सेपरेट हैं। यहाँ पर 8 तरीके के स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स बनाए गए हैं फॉर ईच अंडर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, जो कि सारी की सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, देखते हैं और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को निकालते हैं, यानी अच्छे से सब कुछ यूटिलाइज करते हैं। तो प्लानिंग इंचार्ज में पहला आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का क्या काम होता है? टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ प्रोडक्शन। रूट ऑफ प्रोडक्शन को देखना कि वो सीक्वेंस में चल रहा है नहीं चल रहा है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन एंड कार्ड क्लर्क। ये जो है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करने के लिए। उसके बाद है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये जो है वो किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट फॉर द जॉब, टाइम और कॉस्ट शीट बनाने के लिए जॉब के लिए। उसके बाद है शॉप डिसिप्लिनरियन। ये क्या काम करता है? इज़ टू इंश्योर डिसिप्लिन इंश्योर रखता है कि हाँ डिसिप्लिन है या नहीं है। एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अमंग द वर्कर्स के अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको ध्यान रखता है कि उनको कैसे रूल्स और रेगुलेशंस पर चलाना है। उसके बाद है प्रोडक्शन इंचार्जेस। फर्स्ट वन इज़ गैंग बॉस। तो गैंग बॉस में क्या है? जो गैंग बॉस है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशन। जो भी टूल्स हैं, जो मशीन्स हैं, उनको ऑपरेशन के लिए यानी काम करने के लिए, आगे फर्दर काम करने के लिए रेडी रखता है। स्पीड बॉस जो है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। ये जो है टाइम पर और एक्यूरेट टाइम पर जॉब को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। रिपेयर बॉस जो है इज़ टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस को इंश्योर करता है ऑफ टूल्स एंड मैनेजमेंट, कि जो भी टूल्स और मशीन्स है वो क्या हो सके, ढंग से मैनेज कर सके, उनको उनकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस है या नहीं है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है अगर वो ठीक से नहीं काम कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जो है क्या करता है? वर्क की जो क्वालिटी है उसको चेक करता है कि जो भी क्वालिटी होनी चाहिए थी वो है या नहीं है, कहीं लो क्वालिटी का तो नहीं हो गया गुड्स, या हाई क्वालिटी तो अच्छी है, ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है रेफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मेंटेन कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं। वेयर एज जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो क्या रेफ़र करता है कि ढंग से काम हो सके, यानी कि एक सिंप्लीफाई वे में कि आप किस चीज़ को एलिमिनेटेड सुपरफ्लक्शियस वेराइटीज़, अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करता है और ढंग से उस काम को करवाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है? कॉस्ट ऑफ लेबर सेव होता है, मशीन सेव होती हैं और टूल्स वगैरह को भी सेव करने में हेल्प करता है, और फुलर यूटिलाइजेशन हो जाता है इक्विपमेंट्स का, और टर्नओवर रेशियो भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद है मेथड स्टडी में क्या है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है मेथड स्टडी का? इज़ टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे, एक बेस्ट वे फाइंड आउट करना ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ मटीरियल्स, मशीनरी, मैन पावर एंड कैपिटल वगैरह, इन सबको यूज़ करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए जो काम करना है वो एक बेस्ट वे, एक अच्छा तरीका ढूंढता है। उसके बाद है मोशन स्टडी में क्या होता है कि इट इज़ द साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग अननेसेसरी, जो भी काम हो रहे हैं अननेसेसरी मोशंस वगैरह हो रहे हैं तो उनको ठीक करता है, और काम को अच्छे से एक एफिशिएंट मोशन में होने के लिए क्या करता है? ध्यान रखता है कि ढंग से हो, कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी ना हो पाए। उसके बाद है टाइम स्टडी में क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होता है टाइम स्टडी का वही होता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स
टू बी एम्प्लॉयड, जो भी एम्प्लॉयड करने हैं उसको डिटरमाइन करना, और सुटेबल इंसेंटिव जो स्कीम्स हैं उसको भी फ्रेम करना, बनाना, और साथ ही साथ लेबर कॉस्ट को भी डिटरमाइन करना। ये सारे टाइम स्टडी के काम होते हैं। उसके बाद है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में ये होता है कि कोई भी अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो एक टाइम के बाद उनका जो पावर होता है काम करने का वो ख़त्म हो जाता है, वो थक जाते हैं, तो उनको एक रेस्ट इंटरवल देना चाहिए कि उनका जो स्टैमिना है वो लॉस्ट ना हो, वापस से आ जाए। अगर उनका स्टैमिना लॉस हो जाएगा तो वो ज़बरदस्ती काम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या उनको वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल सिकनेस वाले काम भी हो सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, उनका स्टैमिना रीगेन किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग द रेस्ट इंटरवल। ठीक है। उसके बाद है डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। इसमें क्या है कि जो ये वाला जो सिस्टम होता है, इसमें ये देखा जाता है स्टैंडर्ड आउटपुट को एक स्टैंडर्ड टास्क डिसाइड कर दिया जाता है, और उस टास्क के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर रेट डिसाइड कर दिया जाता है। जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं उनको तो रिवॉर्ड कर दिया जाता है, और इनएफिशिएंट वर्कर्स को इससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे स्टैंडर्ड टास्क इन्होंने 10 यूनिट रख दिया, और 10 यूनिट पर कितना रेट रखा है, 50 पर यूनिट रखा है। तो जो वर्कर्स हैं जो भी 10 यूनिट या उससे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उनको 50 रुपये के अकॉर्डिंग पैसा दिया जाएगा, और उसके बाद जो उससे कम करेंगे, 10 यूनिट से कम करते हैं, उनको 40 रुपये के अकॉर्डिंग पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर एक वर्कर ए है जिसने 11 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो उसको कितना मिल गया, 550 मिल गए। और एक वर्कर बी है, उसने 9 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो उसको 360 रुपीज़ मिले। तो यहाँ पर जो 190 का जो डिफरेंस है वो वर्कर बी को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि वो और अच्छे से परफॉर्म कर सके। उसके बाद है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज इन मेंटल आउटलुक। मेंटल आउटलुक में कंप्लीट चेंज ले आता है, एंड एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स और मैनेजमेंट के एटीट्यूड में पूरा का पूरा एक मेंटल और कंप्लीट चेंज आ जाता है टूवर्ड्स, किस लिए, कहाँ पर कंप्लीट चेंज आता है, वन अनदर, एक दूसरे के प्रति, फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन, कि वहाँ पर उनको कॉम्पिटिशन नहीं करना है, क्या करना है, कॉपरेशन करके काम करना है, जिसकी वजह से फटाफट से क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके, और जिनसे उनके खुद के भी गोल्स जो हैं अचीव हो जाएं। द मैनेजमेंट शुड क्रिएट प्लीजेंट वर्किंग कंडीशंस। जो मैनेजमेंट है उसको क्या ध्यान रखना है कि वर्कर्स को एक अच्छे से कंडीशंस देनी पड़ेंगी, अच्छे से काम करने की कंडीशंस अच्छी हो देनी पड़ेंगी, और जो वर्कर्स हैं शुड वर्क, ढंग से वर्क करे विद डिवोशन एंड लॉयल्टी, डिवोशन और लॉयल्टी के साथ, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ना करें, ढंग से काम करें। उसके बाद है फ्योल और टेलर का जो है डिफरेंस। तो नेचर ऑफ रिसर्च, इनका रिसर्च का नेचर क्या था, ही डेवलप द थ्योरी ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस। इसने क्या करी थी, फंक्शनल मैनेजमेंट की और मैनेजमेंट प्रोसेस की थ्योरी को डेवलप किया था। लेकिन जो टेलर है उसने क्या डेवलप किया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद है कंसर्न, ये किससे कंसर्न था, फ्योल, हिज प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विथ मैनेजमेंट एफिशिएंसी। यहाँ पर जो है वो किससे था, मैनेजमेंट एफिशिएंसी से था, और जो टेलर है उसके प्रिंसिपल्स किससे कंसर्न थे, वर्कर्स के एफिशिएंसी से कंसर्न थे। फिर लेवल, ये जो किए गए थे फ्योल के प्रिंसिपल्स टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर डिज़ाइन किए गए थे, और जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर डिज़ाइन किए गए थे। फोकस किस पर डाला गया था, सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस डाला था फ्योल ने ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पर, कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन इसका टेलर का फोकस क्या था कि प्रोडक्टिविटी को अच्छे से इंक्रीज़ किया जा सके थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन, वर्क को सिंपल करने के लिए। उसके बाद है पर्सनैलिटी, ये जो है ही डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ अ रिसर्चर एंड पार्टिशनर। ये जो है रिसर्चर और पार्टनर की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप करता है, और इसको क्या कहते हैं, फ्योल को फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, जर्नल मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। और जो टेलर है उनको क्या कहा जाता है, जो पर्सनैलिटी है साइंटिस्ट की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, और इनको साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। उसके बाद है मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, फ्योल का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ था, वॉज टू प्रोड्यूस अ सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को क्या करना, प्रोड्यूस किया गया था विद द हेल्प ऑफ 14 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए थे। और उसके बाद है टेलर ही प्रोवाइडेड अ बेसिस ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑन प्रोडक्शन लाइन
विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट। जो भी उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स और मैनेजमेंट दिए हैं उनकी हेल्प से वो प्रोडक्शन लाइन को क्या करना चाहते थे, इम्प्रूव करना चाहते थे। उसके बाद है ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन एलिमेंट में क्या है जो है ये ही गेव ड्यू इम्फेसिस टू ह्यूमन एलिमेंट्स को ज़्यादा इम्फेसिस देते थे और बाय सजेस्टिंग प्रिंसिपल्स, उनको प्रिंसिपल सजेस्ट करके इक्वालिटी का इनिशिएटिव और फेयर रेम्यूनरेशन वगैरह का प्रोसेस उन्होंने दिया। उसके बाद है इन्होंने ह्यूमन एलिमेंट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया और किस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में ध्यान दिया। उसके बाद है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, यानी जो फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे हैं, फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन यहाँ पर जो टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड हैं, और क्योंकि उनकी जो अप्रोचेस वगैरह हैं उसकी वजह से ये रिजिड हैं। एंड ही फेल्ट दैट देयर शुड नो डेविएशन फ्रॉम फिक्स स्टैंडर्ड्स। फिक्स स्टैंडर्ड से कोई भी डेविएशन नहीं आएगी, ये सोच के चलते थे। उसके बाद है एप्लीकेबिलिटी। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये एप्लीकेबल हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी पर एप्लीकेबल होते हैं, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। लेकिन जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, ये सिर्फ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर ही एप्लीकेबल होंगे और एक स्पेसिफिक सिचुएशन पर ही एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। जो ये प्रिंसिपल हैं फ्योल के, इन्होंने स्ट्रिक्टली ध्यान दिया है कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यानी वन बॉस फॉर वन एम्प्लॉय। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया गया। किसके प्रिंसिपल्स में, टेलर के प्रिंसिपल्स में। टेलर जो है उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट वगैरह के प्रिंसिपल्स दिए थे, तो उनके में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। ही डू नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल, इंस्टेड ही इंस्टेटेड ऑन मिनिमम 8 बॉसेस। इन्होंने 8 बॉस बना दिए गए थे, जो हमने अभी पढ़े थे, इंस्ट्रक्शन कार्ड, क्लर्क, रूट क्लर्क, ये सब। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है और रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।